आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी। कथन ए में लिखा गया सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो ज़्यादातर हमने इंग्लिश भाषा से लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको हमने लैटिन भाषा से लिया है और वही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सोडियम को हम लोग इंग्लिश में SODIUM लिखते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह तो SO होना चाहिए था, लेकिन सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na लिखा जाता है। Na इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको हमने लैटिन भाषा से नाइट्रियम लिया है और नाइट्रियम की स्पेलिंग जो होती है NaTrium होती है और इसका प्रतीक चिन्ह हमने Na जो है इसके आगे से इसी प्रकार से उठा लिया है। तो हमारा पहला कथन तो सही हो गया। और दूसरे में लिखा गया चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, यही बात बिल्कुल सही है क्योंकि चांदी को हम लोग इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और चांदी का प्रतीक चिन्ह Ag होता है और Ag इसीलिए लिखा है क्योंकि चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं और अर्जेंटम को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसीलिए हमने A और G को मिला करके Ag बना दिया है। तो दोनों हमारे कथन सही हो गए। आपके एग्जाम में देखिए लैटिन भाषा के कुछ और तत्व पूछे जाते हैं, उन्हें भी आपको याद करके चलना है। जैसे क्यूप्रम, कापर को हम लोग लैटिन भाषा में क्यूप्रम लिखते हैं, इसलिए कापर का प्रतीक चिन्ह Cu होता है। ठीक है, तो हमारे ये तीसरा तत्व हो गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को P से लिखना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम होता है कैलियम, इसीलिए जो हमारा पोटेशियम है उसका प्रतीक चिन्ह K से लिखा जाता है। और लोहा जो होता है उसको आयरन लिखते हैं हम लोग, लेकिन लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है, इसलिए लोहा को हम लोग Fe से लिखते हैं। तो ये भी हमारा लैटिन नाम जो लोहा का हो गया वो फेरम हो जाएगा। और गोल्ड जो होता है आपका उसे कहते हैं औरम, इसलिए गोल्ड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Au होता है। तो इस प्रकार से इतने तत्व हैं, सोडियम हो गया, अर्जेंटम हो गया, क्यूप्रम हो गया, कैलियम हो गया, फेरम हो गया, औरम हो गया, इन सबको आपको याद करके चलना है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से लैटिन भाषा में ये नाम पूछेगा तो आपको तत्वों को पहचान करके बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में से आपको बताना है इसी ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित किया गया है या किस में परिवर्तित किया गया है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, टार्च को ऑफ करना या पेंडुलम को झुलाना। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किस में चेंज किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा पेंडुलम को हिलाना। देखिए पेंडुलम इस प्रकार से जो होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जब आप उसे झुलाते हैं तो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और फिर से जब वो स्थिर होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में अपने आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा पेंडुलम को झुलाना जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में चेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। पटाखे का विस्फोट जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या फिर ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करना होता है। तो ठीक है, जो पटाखे का विस्फोट होता है वो केमिकल एनर्जी को चेंज करना होता है। जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो पेंडुलम को झुलाना सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है यदि हम धामन सोडे की कुछ थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें 1 ml HCl की मात्रा मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, आपको बताना है। तो चलिए रिएक्शन को आपको देखना है, कैसी इसमें रिएक्शन होगी वही आपको बताना है। तो देखिए धामन सोडे का फार्मूला क्या होता है? धामन सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। इसमें क्या कह रहा है कि HCl मिलाना है, तो चलिए HCl हमने मिला दिया है। तो HCl मिलाने के बाद क्या होगा? NaCl बन जाएगा, एक तो ये बन गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी निकलेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, तो हम क्या देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो पानी के साथ में ऊपर की ओर निकलेगी, क्योंकि पानी भी इसके साथ में निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बुदबुदाहट के साथ जो है वो निकलेगी। तो इस प्रकार से रिएक्शन को आपको याद करके चलना होगा। ये रिएक्शन को तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भार की एसआई इकाई क्या होगी, ये आपको बतानी है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपको वेट की इकाई बतानी है। और वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर mg के होता है। और mg बराबर किसके होता है? फोर्स के होता है। मतलब कि जो बल की इकाई होगी वही आपकी वेट की इकाई होगी। तो बल की इकाई न्यूटन होती है,
इसलिए भार की इकाई भी न्यूटन ही होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भार और बल की इकाई सेम होती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए डाइन भी लिखा गया है। डाइन ये भी जो है वो बल की इकाई होती है, लेकिन किस पद्धति में होती है? सीजीएस पद्धति में होती है। और सीजीएस पद्धति की इकाई जो होती है वो एसआई इकाई में नहीं मानी जाती है। एसआई इकाई जो है वो ज़्यादातर आपकी एमकेएस पद्धति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद भी रखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो एसआई इकाई पूछेगा तो न्यूटन ही आपको सही करनी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पर u क्या है? जहाँ पर आप वस्तु को रख रहे हैं। v क्या है? जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर। और f क्या है? फोकस लंबाई है। तो फोकस लंबाई आपको दी गई है 10, तो 10 रख दीजिए। v आपको निकालना है और u आपको दिया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो वस्तु है हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है और लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव में होती हैं। तो एक बार आपको फिर से यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। 1/30 इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसे इधर भेजेंगे तो 1/10। अब इधर ये माइनस में आ जाएगा 1/30, 1/v आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ पर 3 माइनस 1 बराबर 1/v बनेगा। समझ गए? और यहाँ पर 2/30, 2/30 का मतलब 1/15, तो v आ जाएगा आपका 15 उलट करके। ठीक है, तो v बराबर 15 पॉजिटिव में आया। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है राइट साइड में बनेगा और 15 सेंटीमीटर का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ गए? उत्तल लेंस लिखा गया है इसलिए फोकस दूरी को हमने पॉजिटिव में रखा है। अगर अवतल लेंस लिखता तो वहां पर हम लोग फोकस दूरी को नेगेटिव में आपको रखना होता है। ये बात को भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठे क्या बोया जाता था, ये आपको बताना है। तो चंपारण आपने सुना है, चंपारण के बारे में क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण आने का निमंत्रण जो है वो गांधी जी को किसने दिया था। तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है गांधी जी को चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उनकी लखनऊ में गांधी जी से मीटिंग हुई थी। वहां पर उन्होंने ये 3 कठिया प्रथा इसे कहते हैं। यहाँ पर इसने पंचकठिया लिखा गया है। तो पंचकठिया या फिर 3 कठिया, इसमें 1 बीघा जो भूमि है 5 कट्ठे या फिर 1 बीघा भूमि में 3 कट्ठे, मतलब कि अगर यहाँ पर 20 बिस्वा का है तो उसमें 3 बिस्वा जो है वो आपको क्या बोना है? नील बोनी होती थी। सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ये जबरदस्ती कराई जा रही थी। इसमें किसानों को उसका रेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन खेती करनी होती थी। जर्मनी में जो है वो रासायनिक नील की खोज हो चुकी थी, इसलिए यहाँ के किसानों को नील का भाव नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी ने चंपारण जो है सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था? 1917 में चलाया था। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वप्रथम जो है वो सत्याग्रह का उपयोग जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। लेकिन भारत में बात करेंगे सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण में किया गया था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है 3 कठिया या फिर 5 कठिया में, इसमें 1 बीघा में 5 कट्ठे या फिर 3 कठिया में 3 कट्ठे जो है नील की खेती करनी होती थी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 3 कार्बन के अपर रूप मतलब कि एलोट्रोप्स दिए गए हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन आता है जिसे हम लोग C60 लिखते हैं। हीरा भी अपर रूपों में आता है, ग्रेफाइट भी अपर रूपों में आता है। अपर रूप मतलब होता है कार्बन के ही रूप। उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एक नहीं है, वो कौन सा नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये यौगिक है, कंपाउंड है, तो ये कार्बन का अपर रूप नहीं होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है।
और लिखा गया है यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल आर और आर है तो समलक्षणी क्या होगा। तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, वही आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में जब कैपिटल टी का प्रयोग किया तो इसका मतलब था कि लंबा पौधा यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। जब उन्होंने स्मॉल टी का प्रयोग किया इसका मतलब कि वहाँ पर इन्होंने बौने पौधे पर प्रयोग किया था, समझ गए। तो अभी देखिए यहाँ पर स्मॉल टी आया है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बौना तो आएगा ही आएगा, समझ गए। ऑप्शन में देखिए बौना यहाँ पर भी लिखा गया है और बौना यहाँ पर भी लिखा गया, लेकिन अभी आपको आर और आर से डिसाइड करना है। तो जहाँ पर मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस कराया था तो वहाँ पर आर और आर को लिखा था कि हमने इसमें गोल बीजों को लिया है, और वहीं पर अगर इन्होंने आर और आर लिखा तो इन्होंने झुर्रीदार बीजों को लिया था, ठीक है। और जब इन दोनों की क्रिया कराई थी तो इनका जो संकर बना वो आर मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बना, जो कि प्रथम पीढ़ी में जो इनके बीज हुए वो गोल हुए। तो समझ गए, जब इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे तो गोल आएंगे, और टी का मतलब बौना हो जाएगा, तो बौना और गोल जो होंगे वो उसके लक्षण को दर्शाएंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समझ गए। अगर यहाँ पर आर और आर मिलता तो झुर्रीदार हो जाते हैं, आर और आर अगर कैपिटल में यहाँ पर लिखा होता तो गोल यहाँ पर होता, और अगर आर कैपिटल में भी है स्मॉल में भी है तो वहाँ पर भी आपको गोल बीज ही मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा तीसरा वाला। तो मेंडल का प्रयोग आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही डीप में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान आपको बताना है। तो किसी भी दर्पण पर आपसे पूछे, आपसे अगर उत्तल दर्पण पर पूछता है, अवतल पर पूछे, समतल पर पूछे, तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण आई बराबर आर के होता है, तो अगर आई जो है 30 डिग्री का है तो आर भी हमारा 30 डिग्री का होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो याद रखिएगा किसी में आपसे पूछता है अवतल में, उत्तल में या फिर समतल में, परिवर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण जो है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो किस पर्वत का गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आरावली पर्वत श्रृंखला में। आपको मालूम है कि माउंट आबू पर जो स्थित चोटी का नाम है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 1722 मीटर की जो है वो इसकी ऊंचाई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इससे देखिए क्वेश्चन और भी आपका बनता है कि आरावली जो पर्वत है आपका, इससे नदी निकलती है, तो आरावली पर्वत से पश्चिम की ओर जो नदी निकलती है उसका नाम है लूनी नदी, और ये जाकर के गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, समझ गए। और इसके पूर्व की ओर बानस नदी बहती है, बानस नदी जो कि दिल्ली तक आपकी जाती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर अगर पश्चिमी घाट लिखा गया है तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडई, जिसका अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर जो है वो पश्चिमी घाट की चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुडई। यहाँ पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो धूपगढ़ है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यदि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आपसे पूछता है तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई होगी 1036 मीटर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम आयतन जो है 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए आणविक भार का फार्मूला होता है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी फार्मूले का यूज करिएगा, आप किसी भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। तो आणविक भार बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। और एनटीपी पर पूछा है ना, तो एनटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो उससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी देखिए द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, द्रव्यमान आपको दिया गया है 10 ग्राम, तो 10 लिख लीजिए। आयतन आपको दिया गया है 5.6, तो 5.6 लिख लीजिए। और यहाँ पर 22.4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपी पर जो होता है वो गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। तो यहाँ पर से निकल आएगा आणविक भार जो है वो 40 निकल के आ जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। तो इस प्रकार से कोई भी आपका पूछता है आयतन यहाँ पर चेंज कर सकता है, यहाँ पर ग्राम भी चेंज कर सकता है। तो इसी फार्मूले का आपको यूज करके निकालना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया था, ये किनकी कमियों में से एक था, ये आपको बताना है। तो लोहा को देखिए कोबाल्ट और निकिल से अलग रखा था, किसने अलग रखा था? ये न्यूलैंड के जो ऑक्टेट का नियम था, न्यूलैंड के जो आपके ऑक्टेट के नियम की सीरीज थी उसमें ये सब किया गया था। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारी न्यूलैंड की जो है ऑक्टेट की सीरीज है और इसमें टोटल तत्वों की संख्या जो रखी गई थी 56 रखी गई थी। और आखिरी तत्व भी आपके एग्जाम में पूछता है, आखिरी तत्व कौन सा था? थोरियम था। ये भी आपको याद करके चलना है। पहला तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरुआत की गई थी और आखिरी तत्व जो है वो थोरियम, मतलब कि 56 तत्वों को लेकर के ये आपकी सीरीज बनाई गई थी। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेट का नियम है वो फेल आपके इन्हीं कुछ कारणों से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकिल है और कोबाल्ट और निकिल के जो गुण हैं वो लोहे के समान होते हैं, लेकिन लोहा को देखिए यहाँ पर अलग रखा गया है और कोबाल्ट और निकिल को अलग रखा गया। तो मतलब कि उनके गुण जो हैं वो एक समान होते हुए उनको दूर दूर रखा गया। यही न्यूलैंड के ऑक्टेट के रूल में ये दोष गिनाए जाते हैं। और यहाँ पर दोष ये गिनाया जाता है कि कैल्शियम के आगे जो है वो न्यूलैंड की जो सीरीज थी वो फेल हो गई थी। ये भी आपका जो है वो न्यूलैंड के अष्टक के नियम का दोष है। और न्यूलैंड ने अपने 56 जो तत्व थे उनके बीच में कहीं पर भी गैप नहीं रखा। उन्होंने ये मान के चला था कि टोटल तत्व जो हैं वो 56 ही रहेंगे, आगे किन्हीं तत्वों की खोज नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहीं पर भी अन्य तत्वों के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। ये भी जो था वो दोषों में गिना जाता है। तो वही एक दोष आपसे पूछा गया था कि कोबाल्ट और निकिल जो हैं उनके गुण एक समान होने के बावजूद जो हैं उनको लोहे के साथ में दूर रखा गया था। तो ये न्यूलैंड के ऑक्टेट का नियम का दोष था। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट का नियम कब दिया था? 1866 में दिया था। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूलैंड से वो मैंने आपको बताएं कि इसमें आपसे पूछेगा कि कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। आखिरी तत्व आपसे पूछेगा थोरियम, पहला तत्व आपसे पूछेगा हाइड्रोजन और पूछेगा संगीत के स्वर में किसने अपना ऑक्टेट का नियम दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। इस प्रकार से कई क्वेश्चन जो हैं वो घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ठीक है, चलिए करने का प्रयास करिए। देखिए चूने का पानी कहा गया, तो चूने का पानी मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। ठीक है, इसमें आपको मिलाना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो खुद ही कह रहा है, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पीपीटी होता है, मतलब कि अविलेय होता है। और इसी अविलेय के कारण जो है वो दुधिया हो जाता है, जो भी आपकी रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद साथ में पानी भी निकलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पीपीटी के फार्म में नीचे जम जाता है और यही जो है वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसा किसके निर्माण कारण होता है? क्योंकि बनता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब हमने आपको सेट नंबर 4 कराया था तो वहाँ पर यही क्वेश्चन को अलग प्रकार से घुमा करके पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है। तो अगर आपसे गैस पूछेगा तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड सही करना है। तो सेट नंबर जब हमने आपको चौथा कराया था तो वहाँ पर पूछा गया था कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड सही करना है। और यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या निर्माण होता है जिससे उसका रंग जो है दुधिया हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले सेट में, तो अभी हम लोग 2024 के डाटा के अनुसार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रपति हैं वो आपके इस समय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस राज्य से आती हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो पुराना आपसे पूछा गया था रामनाथ कोविंद वाला। तो अभी आप लोग बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो कि हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं,
ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आपको याद रखना है कि ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, लेकिन इनका निवास स्थान जो है वो उड़ीसा का है। इनमें दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यपाल पूछेगा राष्ट्रपति बनने से पहले तो झारखंड की थी, और यदि पूछता है कि जन्म स्थान कहाँ पर है तो उड़ीसा है। उसी प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद जी किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए दो प्रकार की आपकी ऊर्जाएं होती हैं, एक आपकी नवीनीकरण, एक आपकी गैर नवीनीकरण। तो पूछा गया है कि इसमें से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब कि गैर नवीनीकरण कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, जीवाश्म की जो ऊर्जा होती है वो गैर नवीनीकरण है। नवीनीकरण का मतलब वो होता है कि जहाँ पर से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो स्वच्छ ऊर्जा हो और पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है ऊर्जा, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और जो खपत की तुलना में तेज़ी से फिर से भर सकती हैं, वे हमारी नवीनीकरण ऊर्जा में आती हैं। जो हमारी धीरे धीरे ऊर्जाएँ खत्म हो रही हैं, जैसे कि आपका जीवाश्मों में आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सभी आपकी गैर नवीनीकरण ऊर्जा में आती हैं। इनका निर्माण हम लोग फिर से नहीं कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषक में भी ये लोग हानिकारक होती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 आपको दिया गया है, हाइड्रोजन का 1 दिया गया है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो अमोनिया का देखिए फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। दे ही दिया है आपको दोनों का द्रव्यमान, तो जो अनुपात में ये हैं उन्हीं अनुपात में आप रख लीजिए। नाइट्रोजन का 14 दिया गया, 14 रख लीजिए। हाइड्रोजन 3 है, 1 का होता है 1, तो 3 का हो जाएगा 3, तो 14 3 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो कहीं कहीं पर आपको देखिए द्रव्यमान नहीं भी देगा, तो आपको ये याद करके चलना है कि नाइट्रोजन अगर 7 इसका परमाणु क्रमांक है तो 14 इसका जो है वो परमाणविक द्रव्यमान होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में दे भी देगा और नहीं भी देगा, तो नहीं देगा तो आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए वायु का भी आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पानी का भी पूछेगा, हीरे का भी पूछेगा, तो सबको आपको याद करके चलना है। निरपेक्ष मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है वो निर्वात या फिर वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक जो है वो बताना होता है। तो वायु का पूछेगा तो याद करके चलिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज कराया है, ठीक है। वैसे अगर देता है तो अप्रॉक्स में 1 होता है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछने का प्रयास किया है ना, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन नंबर आपके चौथे में लिखी गई है। इसमें 3 जीरो के बाद में 3 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो U बराबर मतलब कि मैंने आपको बताया ना C/V होता है, जहाँ पर C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। इनका अनुपात करेंगे तो 1.003 मतलब 1 से थोड़ा से ज़्यादा आता है। यदि आपसे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछता है तो वो भी आप लोग याद करके चलिएगा, पानी कितना होता है? 1.333 होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पानी का हो गया। इसके बाद देखिए हीरे का भी आपसे पूछता है, हीरे का होता है 2.417, ये हीरे का होता है। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको इनके साथ में जोड़ दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दी गई है, इस आपको रिएक्शन में बताना है ये किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को देख लेते हैं और लिख करके समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आपकी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप रिएक्शन को लिख लीजिए, और अगर आपको देखना है कि ये आपकी अपचयन है, रिडक्स है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें CuO में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये प्लस में 2 होगा और ये माइनस में 2 होगा O का। हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कॉपर अकेला है तो 0 होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर ये -2 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? 2 से 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि घट रहा है। घट रहा है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन इसका हो रहा है, तो मतलब कि अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन 0 से +1 की ओर जा रहा है, मतलब कि ये बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अगर होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो और त्रिज्या 1/3 हो। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है जी लगता हो तो उस ग्रह पर आपको गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फार्मूला आना चाहिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का। तो जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होता है कैपिटल जी ME/RE²। ठीक है, यहाँ पर जी क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? जो त्वरण आपको दिया गया है। ME क्या है? यहाँ पर ME जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और यहाँ पर पृथ्वी से उस ग्रह के बीच की दूरी जो है वो RE से लिखी गई है। तो आपसे कह रहा है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो जाए तो मतलब कि यहाँ पर जी लिख लीजिए। पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा मतलब कि ME/2 हो गया उस ग्रह का जो है ग्रेविटेशनल त्वरण जो आपको दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे RE की तो हमारा कह रहा है कि त्रिज्या जो है 1/3 हो जाती है। तो त्रिज्या को अगर आप 1/3 करेंगे तो मतलब कि RE/3 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से निकल कर आएगा जी ME/2 और यहाँ पर RE का स्क्वायर और 3 3 9 और 9 उलट करके ऊपर चला जाएगा तो 9 यहाँ पर आ गया। समझ गए? और यहाँ पर GME/RE² जो है यही तो आपका जी था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये आपका जी डैश हो गया तो जी डैश बराबर 9/2 जी के हो जाएगा। मतलब कि जो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा? 9/2 जी के हो जाएगा पहले वाले के। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा गया है? ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया। तो ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे रखते जाएंगे, उसी प्रकार से संबंध आपका आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मतलब कि वर्गीकी का पिता जो है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वहाँ पर उन्होंने मूल इकाई से लेकर के उसके पूरे जगत तक उसका वर्णन किया है। तो इसे एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले उसकी छोटी जो मूल इकाई है किसी भी प्रजाति की वो उसकी नस्ल या फिर स्पेसीज होती है। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई जो होती है वो स्पेसीज होती है। तो पहले आपको देखिए स्पेसीज रखना है। इसके बाद क्या आता है? उसका वंश आता है जिसे हम लोग कहते हैं जीनस। यहां पर देखिए जाति जो है ये गलत लिखा गया, हिंदी में से वंश लिखना चाहिए था, याद रखिएगा। और नस्ल को हम लोग जाति कहते हैं। तो स्पेसीज जो है वो उसकी जाति हो गई, जाति रखेंगे। और फिर जीनस मतलब कि उसका वंश रखेंगे उसके बाद में। फिर उसके वंश के बाद में उसका कुल आता है जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली। तो फैमिली उसका क्या हो गया? कुल हो गया या उसका परिवार हो गया। नेक्स्ट में उसके उससे बड़ी इकाई जो होगी वो उसका क्रम होगी जिसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं या फिर इसे हम लोग गण भी कहते हैं। तो ऑर्डर हो गई। तो इसे आप लोग लिख लीजिए क्रम, जो कि आपके ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट में देखिए ऑर्डर से बड़ा क्या होगा? उसकी इकाई जो होती है वो क्लास होती है जिसे हम लोग संघ वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्लास आता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं संघ वर्ग। इसके बाद में फाइलम मतलब कि उसका संघ आता है। पहले संघ वर्ग फिर उसका जो आ जाएगा संघ आ जाएगा, किस संघ का है। फिर लास्ट में जो है किस जगत का है वो, मतलब कि किंगडम जो है वो किस किंगडम मतलब किस जगत का है। तो इस प्रकार से ये इसकी जातियां जो है बढ़ती जाती हैं। तो मूल इकाई क्या होगी किसी भी अगर वर्गीकरण की? तो स्पेसीज मतलब कि जाति से उसकी मूल इकाई है। फिर जीनस वंश, फिर कुल, फिर क्रम, फिर संघ वर्ग संघ, फिर जगत, सबसे बड़ा जो होगा जगत होगा। और सबसे मूल इकाई जो होगी वो यहाँ पर रखी गई है स्पेसीज। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि मानव को जो है अगर हम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस कहते हैं मानव को, होमो सैपियंस। और आगे लिखा जाता है लिन, क्योंकि लिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था।
क्योंकि लिन मतलब कि कैरोलस लीनियस, तो होमो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वंश हो जाएगा, मानव का वंश जो है होमो हो जाएगा, और सैम्पियंस इसकी जो हो जाएगी वो जाति हो जाएगी। मानव की जाति जो है वो सैम्पियंस है, और लिन जो है ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसका नाम दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है किसी भी जीव की नामकरण प्रणाली में रखा जाता है। पहला उसका वंश होता है, दूसरा उसकी जाति, और तीसरा यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था जो फ्लिपकार्ट है उसके नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको देखिए 2024 के डाटा के अनुसार आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट जहाँ से आप लोग सामान खरीदते हैं ना, ई वाणिज्य संस्था है, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ 2024 में कौन है। तो जो आपके 2018 में बनाए गए थे कल्याण कृष्ण मूर्ति, वही इस समय भी आपके फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपसे देखिए अमेजन के पूछता है, अगर फ्लिपकार्ट पूछा है तो अमेजन के पूछ सकता है, तो इनके भी आप लोग याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट के कौन है, एनडी जेसी हैं। ठीक है, एनडी जेसी जो है अमेजन के हैं। अगर आपसे फेसबुक के पूछता है तो फेसबुक के तो आपको सभी को मालूम है मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके बाद आपसे यूट्यूब के पूछता है, यूट्यूब के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नील मोहन बने हैं, तो नील मोहन को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। एप्पल के अगर आपसे पूछता है एप्पल के कौन है, तो एप्पल के तो लगातार आपके टिम कुक ही हैं। तो आप लोग यूट्यूब के याद करके चलिएगा, नील मोहन है, और अमेजन के एनडी जेसी हैं, और फ्लिपकार्ट के तो 2018 से बने हुए हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो इसे आप लोग 2024 के अनुसार जो है अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, अधात्विक गुण बढ़ता है, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से देखें किस ऑप्शन में आपको सही लग रहा है। तो हमने आपको बताया था जो हमारी आवर्त सारणी है, इसमें लेफ्ट साइड में जो आपके तत्व हैं उसमें धातुओं को रखा गया है, और राइट साइड में जो हमारे तत्व हैं उनमें अधातुओं को रखा गया है। इन दोनों के बीच में उपधातु को रखा गया है जो धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है। तो जब भी आपसे गुण की बात करेगा तो कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आप अधातु की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेगा। अगर आप उसी वर्ग में नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। समझ गए। इसी प्रकार से अधातु के ऊपर यह नियम उल्टा होता है, जब आप अधातु में उसी वर्ग के नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अधात्विक गुण जो है वो घटता है। याद रखिएगा, अधात्विक गुण नीचे की ओर आने पर घटता है, और धातुओं पर उसी वर्ग में नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर धात्विक गुण जो है घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो देख लीजिए तत्वों में कहाँ पर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो देखिए सोडियम हमारा पहले वर्ग में आता है और क्लोरीन हमारा 7वें वर्ग में आता है। तो 1 से 7 की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। इन चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया मैग्नीशियम से बेरियम तक, तो मैग्नीशियम से बेरियम जो है उसी ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उसी ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पोटेशियम से सीजियम, हम पहले वाले वर्ग मतलब पहले वाले जो हमारे वर्ग हैं उसमें हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें भी धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इसमें अधात्विक गुण का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम धातुओं की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, अगर ऑक्सीजन से हम लोग सेलियम तक जा रहे हैं मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, अब हम लोग अधातु के ऊपर आ गए। और हमने आपको बताया कि अधातुओं में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुण जो है घटता है, और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होता है, नीचे वाले का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर तो घटेगा, ये तो धातुओं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आपको समझ करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है, तो यह किसका नियम जो है न्यूटन का नियम दर्शाता है। तो नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो पीछे एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स के कारण जो है नाव पीछे जाती है और आदमी आगे आता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसे। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जैसे रॉकेट हमारा आगे बढ़ता है तो रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है, गैसें नीचे की ओर फोर्स लगाती हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसी प्रकार से ये भी आपकी नाव है, जब आप आगे की ओर कूदते हैं तो पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, तो ये गति का तीसरा नियम होता है और यही आपसे पूछा गया था।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे आपने तरंग का यहाँ पर चित्र देखा होगा, इस प्रकार से तरंग जो है वो संपीड़न, मतलब कि जब तरंग के कण जो हैं वो पास पास आ जाते हैं तो उसे कहते हैं संपीड़न। तो संपीड़न ऊपर वाला होता है और विरलन नीचे वाला होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने चित्र को देखा होगा, जो अंदर तरंग में आपकी ध्वनि का आपने चित्र को देखा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये 20 से हम लोग इसे डिवाइड कर दें तो ये क्या कह रहा है, दो संपीड़न और दो लगातार विरलन। तो संपीड़न पहला ये हो गया, एक संपीड़न ये, एक संपीड़न ये, इसके बाद एक विरलन ये नीचे वाला विरलन और एक ये। तो दो संपीड़न और दो विरलन के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे लैम्ब्डा से करते हैं, समझ गए आप लोग। और इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, स्रंग कहते हैं, और इसके लोवेस्ट पॉइंट को गर्त कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो लगातार संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को लैम्ब्डा या फिर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बस आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत करके इतिहास रच दिया था। तो अभी हम लोग 2024 का डाटा याद करके चलेंगे। तो बताइए 2024 में किसने रणजी ट्रॉफी जीती है। तो 2023 और 24 का जो डाटा के अनुसार जो है रणजी ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। किसको हरा करके जीती है, विदर्भ को हरा करके जीती है। विदर्भ टीम जो है ये मुंबई में विदर्भ पड़ता है, लेकिन दो टीमें, एक मुंबई है आपकी विदर्भ। तो मुंबई ने जीता है 2023 का रणजी ट्रॉफी। अगर हम घरेलू क्रिकेट की बात करेंगे ना तो उसे भी आप लोग कुछ याद करके चलिएगा। अगर आपसे देखिए विजय हजारे ट्रॉफी पूछ सकता है, रणजी पूछा है तो विजय हजारे ट्रॉफी पूछ सकता है। तो 2023 का लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसके अनुसार विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती है वो हरियाणा ने जीती। किसको हरा करके जीती है, राजस्थान को हरा करके जीती है। इसके बाद अगर एक और आपका फेमस है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। घरेलू क्रिकेट में इतनी ही ट्रॉफी आपसे पूछ सकता है, एक तो रणजी क्रिकेट में विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2023 मतलब लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो जीता है वो पंजाब ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, वडोदरा को हरा करके जीता है। तो इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 2018 में विदर्भ जीता था, लेकिन 2023-24 में मुंबई जीता है विदर्भ को हरा करके। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के बीच में हर साल जो है वो संगाई महोत्सव मनाया जाता है। संगाई महोत्सव का नाम संगाई इसलिए पड़ा है क्योंकि मणिपुर का राजकीय पशु जो है वो संगाई नामक हिरण है, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति में आता है। और ये भूरे सींग वाला हिरण है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका मणिपुर में ही पाया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है, मणिपुर का पर्यटन विभाग जो है हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच में संगाई महोत्सव का आयोजन जो करता है वो मणिपुर में करता है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है आपको बताना है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ये 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है। देखिए तरंगे हमारी 2 प्रकार की होती हैं, पहला हमारा यांत्रिक तरंगे और दूसरी हमारी अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यांत्रिक तरंगे होती हैं इन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ये ठोस के माध्यम मिल जाए, इन्हें द्रव माध्यम मिल जाए या गैस, किसी न किसी माध्यम में ही तरंगे जो हैं वो संचरित होती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी अनुप्रस्थ तरंगे और एक आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो ध्वनि आपको मालूम है, ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और इसलिए ध्वनि जो होगी वो यांत्रिक तरंगों में या फिर मैकेनिकल वेव्स में आपकी आती है। अगर इन दोनों प्रकारों में बात करेंगे ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों में आती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर हम बात करेंगे अयांत्रिक तरंगों की या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ये 7 प्रकार की आपकी होती हैं जिनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनको ट्रेवल करने के लिए। इसमें आपकी गामा रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, एक्सरे आती हैं, दृश्य प्रकाश आता है, इंफ्रारेड प्रकाश आता है
और आपकी जो रेडियो वेव्स होती है शॉर्ट वाली और लॉन्ग वाली, ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं, क्योंकि इनमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैकेनिकल वेव्स में माध्यम की आवश्यकता होती है उनके संचलन के लिए, इसलिए ध्वनि जो होगी हमारी मैकेनिकल वेव्स में आती है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको बताना है। तो कोई भी आप एक दर्पण ले लीजिए इस प्रकार से, ये दर्पण हमने बना लिया, तो ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। फोकस का डबल जो होता है वो वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या आपकी होती है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस दर्पण का हमने ये पार्ट लिया है छोटा से, अगर इसको हम पूरा सर्किल के रूप में बना देते हैं तो उस सर्किल का जो होता है वो केंद्र बिंदु जो होता है वो हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, तो जहां से हमने दर्पण को ये काटा हुआ है, अगर उसको पूरा सर्किल के रूप में बनाएंगे उस दर्पण को, तो उसी का ये वक्रता केंद्र होता है और उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक है एनीथिंग बट खामोश। तो खामोश आप सभी जानते हैं कि कौन सा अभिनेता जो है खामोश ज्यादा बोलता था, शत्रुघ्न सिन्हा। तो उन्हीं की जीवनी का नाम जो है एनीथिंग बट खामोश है। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, तो खामोश से आपको याद रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा की ये जीवनी है एनीथिंग बट खामोश। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने देखिए आपको कई बार याद कराया हुआ है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अधातुओं के जो ऑक्साइड बनाते हैं अधातुएं, उनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उनमें दोनों नेचर होता है, अम्लीय का भी होता है क्षारीय का भी होता है। ऐसे ऑक्साइडों को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम भी आपका आता है। और मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी कि आप लोग इतने तत्वों को याद कर लीजिएगा, इनके ऑक्साइड जो हैं वो हमेशा आपके एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आपके अम्लीय नेचर के भी होते हैं और क्षारीय नेचर के भी होते हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। जनाबे अली बेकार गए, पंजाब सनकी हो गया। तो इसे हम आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, जनाबे अली बेकार गए, पंजाब सनकी हो गया। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको पिछले सेटों में भी कराई है, इसलिए इस ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। तो जनाबे से हो जाएगा जेडेन, अली से एल, बेकार से बेरेलियम, जीए गैलियम, पीबी पंजाब से, और सनकी से एसएन टिन। ठीक है, तो इतने आपके जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक मतलब कि उभयधर्मी नेचर के होते हैं। जैसे आपका जेडेन अगर ऑक्साइड बनाता है जेडेन ओ, तो इसका नेचर जो होगा वो अम्लीय का भी कहीं कहीं पर काम करेगा, कहीं पर क्षारीय का भी काम करेगा। एल्युमिनियम को जो ऑक्साइड होता है वो भी आपका उभयधर्मी नेचर का होता है। इसी प्रकार से बेरेलियम, गैलियम, लेड और टिन के भी ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके उभयधर्मी नेचर के होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा काम आएगी। और पिछले सेट में हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी कराए हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, एक चीनी आपको बौद्ध भिक्षु का नाम बताना है इन चार ऑप्शनों में से, जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से लेकर के 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है आपको बौद्ध भिक्षु बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था वो सबसे लंबी यात्रा, कहीं पर आपको 17 वर्ष, कहीं पर आपको 15 वर्ष मिलेगा। तो यही वो चीनी यात्री था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का उद्देश्य रखा था और बौद्ध ग्रंथ शास्त्रों को चुराने के उद्देश्य से ये भारत में आया था। ठीक है, तो किसके दरबार में आया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था। और इसका एक भ्रमण वृत्तांत भी है जो कि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। ठीक है, सीयूकी इसकी पुस्तक का नाम है। जिन जिन देशों में इसने यात्रा की थी उसका भ्रमण वृत्तांत जो है इसने सीयूकी में वर्णन किया है। अगर हम मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगर हम फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान भी आपका चीनी यात्री था जो कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है,
और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग आपका 14 साल तक रहा। तो दूसरे नंबर की बात करेंगे ह्वेनसांग से दूसरे नंबर पर, ये 14 साल तक जो है वो भारत में रहा था, लेकिन ये नालंदा में बिहार में रहे और फाहियान आपका एमपी में रहा था। अल बरूनी मैंने आपको याद कराया था, अल बरूनी फिरदौसी, याद रखिएगा, अल बरूनी फिरदौसी, उतबी और आपका फारूकी, ये 4 नाम याद रखिएगा। ये किसके किसके साथ में भारत में आए थे? गजनवी के साथ में आए थे। तो ये गजनवी के साथ में भारत में आए थे और ये दोनों आपके चीनी यात्री हैं, जिसमें आपसे नालंदा के बारे में पूछा है और 17 वर्ष लंबी यात्रा के बारे में पूछा गया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ह्वेनसांग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको इतना दिया गया है और एक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, दूसरी बार करा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन के क्वेश्चन हम धीरे धीरे हम कम करते चले जाएंगे। जो कुछ क्वेश्चन आपके मेंडलीव के पुराने पूछे जा रहे हैं उनको हम कम कर दिए हैं, जैसे 4 से F बराबर MS से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रकार के जो क्वेश्चन हम पिछले अपने 10 सेटों में करा चुके हैं उनको अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसको भी आप लोग को दूसरी बार करा रहे हैं। तो इसमें देखिए फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। इसमें आपको दिया गया आवेश, समय दिया गया, विद्युत धारा दी गई है। तो अगर आवेश के फार्मूले की बात करेंगे तो Q बराबर IT होता है, ठीक है, जहां पर Q आवेश होता है, I जो है धारा होगी और T समय होगा। लेकिन यहां पर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो Q बराबर NE भी होता है, ठीक है। तो यहां पर Q बराबर NE भी रख दीजिए और IT के बराबर कर देते हैं। पूछा क्या गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो N की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, तो IT अपान जो है वो E कर देंगे। I की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दी गई है धारा, समय आपको प्रति सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में पूछा जा रहा है, और आवेश आपको दिया गया है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है। इसको आप ऊपर करेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उल्टा करके, तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद करना है। दूसरी बार आपको हम बता रहे हैं, पिछले वाले सेट में इसी प्रकार के फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको कराया गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जब भी आपसे गतिशील पूछेगा, मोटाइल जर में पूछेगा, तो आपको सही करना है नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक में जो आपका शुक्राणु होता है, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, ये आपका गतिशील होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो निषेचन क्रिया होती है उसमें स्पर्म जो होते हैं वो गतिशील होकर के जब मादा के एक से निषेचन करते हैं तभी आपकी ये क्रिया जो है जाइगोट बनने की होती है। तो जो स्पर्म होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं या शुक्राणु होते हैं, वो आपके गतिशील होते हैं। जब भी आपसे मोटाइल जर में पूछेगा तो आपको नर युग्मक सही करना है, या स्पर्म सही करना है, या शुक्राणु सही करना है। और जब भी आपसे नॉन मोटाइल पूछेगा, जो गति नहीं करते हैं, उसमें आपको क्या सही करना है, एक सही करना है, मादा एक या फिर मादा युग्मक आपको सही करना है। तो नॉन मोटाइल जो गति नहीं करते हैं तो उसमें मादा युग्मक होगा, और जो गतिशील होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी, आपको बताना है। देखिए फास्फोरस जो हमारा होता है वो अपने 4 एटम से मिलकर के P4 बनाता है। अगर ये P4 मैक्सिमम बना रहा है तो इसका परमाणुकता जो होगी वो टेट्रा एटॉमिक होगी, मतलब कि 4 एटम से मिलकर के ये फास्फोरस अपनी परमाणुकता को दर्शाता है। हिंदी में इसने त्रिपरमाणुक लिखा है, जो कि गलत होगा। हिंदी में अगर सुधार करना चाहें तो चतुर्परमाणुक इसे आप कह सकते हैं। इंग्लिश में इसने सही लिखा है। इंग्लिश में अगर त्रिपरमाणुक को ट्राई एटॉमिक कहते हैं और चतुर्परमाणुक को टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। तो इंग्लिश में इसने सही लिखा है, हिंदी में इसने गलती कर दी है, ठीक है। तो P4 बनाता है फास्फोरस। अगर हम बात करेंगे द्विपरमाणुक की, द्विपरमाणुक कई आपके जैसे बनाते हैं, O2 बनाता है, 2 परमाणु से मिलकर के N2 हो गया आपका। बहुपरमाणुक में आपका फ्लोरीन आ गया, C60 बनाता है, और सल्फर आपका S8 बनाता है, ठीक है। एकल परमाणुक में जो भी आपके नोबल गैसें हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये भी सभी आपकी एकल परमाणुक में आती हैं। अगर हम त्रिपरमाणुक की बात करेंगे तो ओजोन जो हमारा है वो त्रिपरमाणुक बनाता है। तो जब आपसे फास्फोरस का पूछेगा तो P4 टेट्रा एटॉमिक या फिर चतुर्परमाणुक आपको सही करना है।
देखिए फास्फोरस जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी माचिस की तीली होती है ना, दिया सलाई होती है ना, उसमें कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस के कई आपके प्रकार होते हैं, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस। तो जो दिया सलाई बनती है वो लाल फास्फोरस से बनती है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो आपकी दिया सलाई माचिस हो गई, दिखती जरूर आपको काली काली आगे की ओर है, लेकिन उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फास्फोरस को कहां पर रखा जाता है? फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। समझ गए? जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है अपक्रियाशील होने के नाते, उसी प्रकार से फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड रूप में पाई जाती है? ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपसे धातु पूछेगा तो आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कमरे का टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सी धातु जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। पारा जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रूप में होता है। अगर पारा आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब आपको गैलियम सही करना है, क्योंकि थोड़ा से 27-28 डिग्री के आसपास जो है गैलियम भी आपकी जो धातु होती है वह आपकी लिक्विड रूप में ही होती है। जब पारा आपको ना मिले तो गैलियम सही करिएगा। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछता है कौन सी अधातु जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में होती है, तब आपको ब्रोमीन सही करना है। याद रखिएगा यहां पर आपको पढ़ना है। धातु आपसे पूछा जाए तो पारा सही करिएगा, अधातु आपसे पूछा जाए तो ब्रोमीन सही करिएगा। अगर पारा नहीं दिया गया है तब आपको गैलियम सही करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इसके उत्तर को आप लोग सुधार करिएगा। सोडियम नहीं होती है, रूम टेम्परेचर में तरल मरकरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में रेलवे ने आंसर लगाने में गलती की है, आप लोग सुधार करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। मैंने पिछले वाले सेटों में क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बता सकते हैं जिसको भी आता हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। डेल्टा वी का मतलब हो गया अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से भाग दे दें तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। तो अंतिम वेग कितना है? 10 है, और प्रारंभिक कितना है? 5 है। समय आपको दिया गया है 5 सेकेंड, 10 में से 5 घटाएंगे 5 मिलेगा, 5/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वही इसका सही ऑप्शन होगा। तो कहां पर लिखा गया है? तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन या फिर त्वरण कहते हैं। ये आपको याद करके चलना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 12 नंबर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जरूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण होता है। तो धातुओं में कौन सा गुण होता है जिससे उसको हम लोग आकार दे सकते हैं? तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता मैंने आपको बताया था कि अगर कोई धातु को पीट पीट करके अगर आप चादर के रूप में बना दें, चादर का आकार दे दें, तो वह आपकी आघात वर्धनीयता होती है। और किसी को पीट करके अगर आप लंबा कर देते हैं, तार के रूप में बना दें, तन्यता मतलब कि तार के रूप में बना दें, तो वह उस धातु की तन्यता कहलाती है। अगर हम बात करेंगे कौन सी धातु जो है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय या तन्य होती है, तो आपको याद रखना है सोना। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्यता में गुण सोना का होता है, क्योंकि सोने के 1 ग्राम से उसको तन्यता के मतलब तान करके आप 2 किलोमीटर लंबी जो है वो तार बना सकते हैं। इतना जो है सोना जो है उसमें तन्यता होती है। आघात वर्धनीयता में भी सोना की सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए पौधे जो होते हैं, पौधों में हमने बताया था आपको पौधे के जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका विभाजोत्मक ऊतक
और दूसरा है आपका स्थायी ऊतक। तो जो विभाजोत्मक ऊतक होते हैं वही विभाजन में सक्षम होते हैं, क्योंकि स्थायी वाले तो विभाजन करते नहीं है। और इसके अंदर भी इसके 3 प्रकार होते हैं, एक आपका एपिकल होता है, एक आपका लेटरल होता है, और एक आपका इंटर कैलरी होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से विभाजोत्मक ऊतक होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है। स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो स्थायी ऊतक में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंपल स्थायी ऊतक और एक आपका कॉम्प्लेक्स स्थायी ऊतक। ठीक है। सिंपल में भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सक्लेनकाइमा। तो यहाँ पर पेरेनकाइमा, सक्लेनकाइमा और जाइलेन आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। तो ये सभी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपके स्थायी ऊतक के दिए गए हैं। और जो ऊतक के विभाजन की क्षमता होती है वही आपके विभाजोत्मक ऊतक कहलाते हैं, जिनमें आपका एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी आते हैं। तो सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह, जहां पर आपको दिए गए हैं पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आप m मान लें और त्रिज्या को अगर आप r मान लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उसको बताना है आपको कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण g बराबर एक फार्मूला आपको बताया था कैपिटल G, और आपने पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m मान लिया तो m/r², तो ये होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अनुपातिक के रूप में तो ये डिपेंड करता है g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो डिपेंड करता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और r² उसकी त्रिज्या के स्क्वायर पर निर्भर करेगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम 2024 की बात करेंगे किसको मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो याद रखिएगा डॉक्टर पूर्वी, इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, सैकिया, इन्हें जो है 2024 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। वनस्पति विज्ञान की ये प्रोफेसर हैं। ठीक है। तो सही होगा किस क्षेत्र में पूछेगा तो विज्ञान एवं तकनीक, और मैंने आपको नाम याद करा दिया है तो नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, डॉक्टर पूर्वी सैकिया को मिला है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग जो है वो पीएच को सटीक मापने के रूप में किया जाता है? तो पीएच को अगर आप सटीक रूप से नापना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें आप प्रयोग करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होते हैं, अलग अलग कलर आपके होते हैं, 0 से लेकर के आप 14 तक इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें अगर ये कलर आया है तो इसका इतना पीएच होगा, ये कलर आया तो ये पीएच होगा। तो इससे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर से सटीक पीएच वैल्यू ज्ञात की जाती है। सही होगा तीसरा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोल जो है क्षारीय होगा, ये आपको बताना है। तो हमने देखिए आपको पीएच का सूत्र बताया था, पीएच बराबर होता है -log H+ आयन। ठीक है। तो अभी आप लोग समझिएगा, देखिए जितनी यहां पर अगर H+ आयन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा, और जितना H+ कम होंगे वो उतना क्षारीय होगा। तो H+ की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए क्षारीय के लिए। तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर जाइए, यहां पर लिखा गया H+ जो है वो कम है इससे। ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पर H+ जो है वो 10 की पावर -4 है, तो अगर आप 10 की पावर -4 यहाँ पर रखेंगे H+ की जगह पर और -log लगा दीजिए, तो माइनस माइनस ये माइनस और ये आगे आ जाएगी घातें लॉग के नियम के अनुसार, तो ये प्लस बन जाएगा और log 10 बन जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो pH बराबर 4 आ गया। तो ये तो आपका H+ की वैल्यू अगर 10 की पावर -4 है तो pH 4 आ गया, तो ये आपके एसिडिक हो गया। ठीक है। और यहाँ पर pH की वैल्यू यहाँ पर से 7 आ जाएगी तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है H+ बड़ा है 10 की पावर 7 से। बड़ा कब होगा? जब आप इसे घटाना स्टार्ट करेंगे, 10 की पावर 6 करेंगे या 10 की पावर 5 करेंगे तभी तो ये घटेगी माइनस में वैल्यू। तो अगर H+ ज्यादा है तो ये आपका अम्लीय होगा। आपसे क्षारीय पूछा है तो H+ जो है वो कम से कम जितने रहेंगे उतना घोल जो होगा वो क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ तैयार करके चलना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर के काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है और इसमें भी कई साल पहले ही आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में आपको मालूम है कि बुलेट ट्रेन की जो है वो योजना बनाई जा रही है। तो बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से चलाई जाएगी? जापान के सहयोग से पहले हम लोग जो है हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित कर रहे हैं। पहले हम ट्रैक बना रहे हैं, उसके ऊपर पहले हम लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे मुंबई से अहमदाबाद तक, फिर और भी ट्रेनें जो हैं उस रूट पर चल सकती हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। तो जापान के सहयोग से ये योजना आपकी चल रही है। योजना जो है 2012 में इस हाई स्पीड प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अभी इसमें काफ़ी तेजी से काम आपका चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप से किस सिरे में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट आपको बताना है। देखिए आप चारों पॉइंटों को याद कर लीजिए। अगर हम भारत के नक्शे की बात करेंगे तो इस प्रकार से अगर हम बात करें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, भारत के नक्शे में अगर हम 4 पॉइंटों को दर्शा लेते हैं तो दक्षिणी बिंदु जो होगा वो इसमें लिख ही दिया भारत का दक्षिणी बिंदु और इंदिरा पॉइंट भी लिख दिया, तो यहां पर दक्षिणी ही सही होगा। दक्षिणी जो पॉइंट होगा इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो कि आपका पड़ता कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है और अभी ये डूब भी गया है। पहले इसका नाम जो था वो पिग्मिलियन पॉइंट था, फिर इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगर हम भारत के नक्शे की बात करेंगे या भारत के उत्तरी पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तरी पॉइंट जो होगा वो इंदिरा काल है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों इंदिरा जी के नाम पर है। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपसे पूर्व का पूछता है तो पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है किबुतु। ठीक है, पूर्वी बिंदु जो है वो भारत का किबुतु है। और पश्चिमी की बात पूछेंगे तो सर क्रीक गुजरात में है। और सर क्रीक के अंदर अगर आपसे पूछता है तो गौहर मोती, कभी आपसे सर क्रीक भी लिख देगा पश्चिमी बिंदु या फिर गौहर मोती लिख देता है, तो दोनों सर क्रीक के अंदर जो है गौहर मोती है। तो जो आपके ऑप्शन में मिलेगा उसे आपको सही करके चलना है। तो यहाँ पर तो लिख ही दिया था दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिण में ही होगा। और मैंने आपको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी बता दिए हैं, उन्हें भी आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अंडा अंडाशय से कोख में जो है वो डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये तो आपको याद करके ही चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। ये पूछ सकता है, पिछले वाले सेटों में पूछा भी गया है कि पृथ्वी पर जो उपग्रह है वो एक चक्कर लगाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर एक चक्कर लगा रहा है और उसी जगह पर फिर से आ रहा है तो विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो यही ये भी कह रहा है कि वृत्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु घुमाई जा रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन इसलिए शून्य हो जाएगा क्योंकि फार्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर होता है F इंटू एस। मतलब कि फोर्स और फोर्स की दिशा में विस्थापन जो होता है तो विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य मल्टीप्लाई करने पर। और विस्थापन क्या होता है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उससे हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम दूरी यहाँ पर थी और यहीं पर लौट कर आ गए तो शून्य ही हो जाएगी दोनों घटाने पर, तो कार्य भी हमारा शून्य हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन आपसे कठिन पूछेगा तो कुछ आपसे सरल ही पूछेगा। नैनो भी आपसे पूछता है, एंगस्ट्रॉम भी आपसे पूछता है, पीको भी पूछता है, फर्मी पूछता है, तो सबको आपको याद करके चलना है। नैनो पूछा गया 10⁹ जो मीटर होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। यदि आपसे देखें यहाँ पर 10⁻10 लिखा गया तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 1 फर्मी आपसे काफी पूछा गया क्वेश्चन है। 1 फर्मी जो होता है वो कितने के बराबर होता है,
15 मीटर के बराबर होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और 1 माइक्रो कितने के बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 6 मीटर के। ठीक है, माइक्रो पूछेगा 10 की पावर माइनस 6। अगर आपसे पूछता है मिली पूछेगा तो मिली होता है 10 की पावर माइनस 3। यदि आपसे पूछता है सेंटी, आपसे पूछता है मिली सेंटी डेसीग्राम, तो मिली सेंटी आपकी 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। और डेसी आपसे पूछता है तो डेसी 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके माइनस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, इन सबको आपको याद करके चलना होता है। और बहुत बार आपके एग्जाम में पीको, फर्मी, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम ये सब कुछ पूछा गया है। अभी तो देखिए नैनो के हिसाब से ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन जो है उसका उपचार किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधे में बौनापन को रोकने के लिए या फिर अगर बौनापन आ रहा है तो आप किस एसिड का प्रयोग करेंगे? तो पौधों में देखिए कई प्रकार के आपके हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें जो आपका अगर बौनापन की बात करेगा तो जिब्रेलिक जो एसिड होता है वो बौनेपन को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ये कमी रह गई जिब्रेलिक एसिड की तो पौधा बौना हो जाएगा। अगर ये पौधे में है तो पौधा ठीक ठाक जो है बढ़ेगा। यहाँ पर ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन भी आपका वृद्धि हार्मोन है, लेकिन बौनेपन में आपको हमेशा जिब्रेलिक एसिड को सही करना है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में जो फल पकते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो एथिलीन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, उस कारण से फल के पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है पौधे के अंदर। ये स्वतः ही आपका पाया जाता है, एथिलीन से फल जो हैं पकते हैं। तो बौनेपन में जिब्रेलिक अम्ल आपको सही करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर से इसी सेट में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई टी होता है। और इसकी यूनिट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसी सेट में देखिए वेग परिवर्तन की दर से 2 क्वेश्चन बने। जिसको नहीं आता होगा वो दोनों क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। अगर संवेग की बात करेंगे तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv के, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। गति तो आपको मालूम है, गति अगर हम चाल की बात करें, चाल बराबर दूरी बटे समय, और फोर्स बराबर F बराबर ma होता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको सभी को आते ही होंगे। अब इसमें आए तो चर्चा भी कर लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इन पर हम लोग थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि इनको मिलाना है आपको आपस में। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है Ca3P2.1 मोल लिखा गया है और ये लिखा गया, तो इनको आपस में मिलाना है आपको आमने सामने में। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखा गया है, तो ये अनबुझे चूल्हे का फार्मूला है। तो अनबुझे चूने का फार्मूला क्या होता है? CaO होता है। और बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज। बुझा दिया गया मतलब पानी डाल दिया गया, तो CaOH का होल ट्वाइज जो होता है ये बुझे हुए चूने का फार्मूला हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बिना बुझे हुए चूने या अनबुझे का फार्मूला हो गया। तो हमने पहले को दूसरे से मिला दिया। कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र जो है ये दूसरे ऑप्शन में लिखा गया, इसको मिला दीजिए इससे। अब 0.1 मोल लिखा गया है, तो 0.1 मोल जो होगा वो 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होगा, तो इसको मिला दीजिए चौथे से, क्योंकि सोडियम क्या होता है? सोडियम 1123 होता है, तो 23 इसका जो हो गया अणु भार हो गया। तो 23 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 0.1 मोल में 2.3 ग्राम में 0.1 मोल होंगे। समझ गए? और यहाँ पर देखिए 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो लिखा गया है ये आवागाड्रो नंबर होता है, तो चौथे वाले को आपको मिला देना है तीसरे से। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इंग्लिश से लिखा गया है और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सही होगा चौथा वाला, जैसे हमने मिलाया है उसी का क्रम जो है ये नीचे आपका दिया गया है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 होगा। इस सेट में हमने आपको 26 क्वेश्चन कराए हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर हम लोग एसिड प्रयोग करेंगे HCl और बेस प्रयोग करेंगे NaOH। इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl मतलब कि खाने का नमक
और साथ में आपका वाटर बनता है। यहाँ पर HCl प्रयोग किया गया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखिएगा आप लोग। और जहाँ पर NaOH प्रयोग किया गया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। हम आपके लिए देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड और वीक बेस की लिस्ट आपके सामने लगा दे रहे हैं। इसे आप लोग एक बार दिमाग में रखिएगा। इससे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कमजोर अम्ल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो इनको आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। जब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन होती है, जो सॉल्ट का नेचर निकल के आता है, तो न्यूट्रल आपका सॉल्ट बनता है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, एक मजबूत अम्ल की एक मजबूत क्षार के साथ में क्रिया कराई गई है, तब ये खाने का नमक NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड आपका बना है। तो NaCl को कई नामों से जाना जाता है। तो NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये खाने के नमक को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे सी सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि समुद्र से आपका निकलता है। इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इन सारे नामों को आपको दिमाग में रखना है, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसमें गलतियाँ आपसे होती हैं। तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रोजन को जो ऑक्साइड है वो होता है N2O, याद रखिएगा। बहुत लोग NO2 सही करके चले जाते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसका प्रयोग हम लोग लाफिंग गैस के रूप में करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसे सूंघने पर हंसी आती है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? सर्जरी में करते हैं, दांत को उखाड़ने में, बेहोश करने में, या फिर शून्य करने में हम लोग इस लाफिंग गैस N2O या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और N2O जो आपकी आती है ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में भी आपकी आती है, याद रखिएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसों में भी आती है। और इसकी खोज किसने की थी? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी आपको दिमाग में बात रखनी है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक गेंद है जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है और जब 80 मीटर की ऊंचाई पर यह पहुंच जाती है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो गति के 7वें सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम आपको निकालना है। मतलब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है और 80 मीटर जब यहाँ पर पहुँच जाती है, तो आपको मालूम है 80 मीटर जब पहुँचेगी तो फिर नीचे की ओर आएगी, तो इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हमको नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले फार्मूला लगाते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? v² बराबर uv² प्लस 2gs होता है। लेकिन जब नीचे से हम ऊपर को फेंकते हैं तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो हम लोग चिन्ह को जैसा है फार्मूले में वैसा प्लस में ही रखेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने पर हमेशा आपको माइनस का निशान प्रयोग करना है। तो अंतिम वेग तो यहाँ पर 0 हो गया ऊपर पहुँचने पर, क्योंकि वहीं से तो नीचे आएगी। तो v की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर भी करेंगे, 0 आ जाएगा। uv² की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, 2 यहाँ पर रख दीजिए। g की वैल्यू आपको 10 दी गई है और h आपको 80 मीटर पर प्रारंभिक वेग यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो 8 दूनी 16, ये इधर आ जाएगा तो 1600 बन जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ पर से निकल आ जाएगी 40, समझ गए। तो प्रारंभिक वेग हमारा 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमको विस्थापन का फॉर्मूला लगाने के लिए गति का तीसरा समीकरण s बराबर ut प्लस है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हैं, 1/2 gt² लगा देंगे। तो s की वैल्यू हमको निकालनी है। u हमने 40 निकाल लिया है, समय हमको देखिए 7 सेकंड में पूछा ही गया है, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। 1/2 g की वैल्यू आपको 10 रखनी है, समय का स्क्वायर कर दीजिए, 7×7 आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो 7×4 28, 280 बन गया। और फिर यहाँ पर से देखें तो 490 और 490 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर 245 आ जाएगा। तो 280 से 245 घटाएंगे तो आपके सामने एस की जो वैल्यू आ जाएगी, विस्थापन आपके सामने 35 मीटर निकल कर चला जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 फार्मूले का प्रयोग होगा, गति के तीसरे नियम का और गति का दूसरे नियम का। उसी से आपको यहाँ पर विस्थापन की वैल्यू आपके सामने आएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो है उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको याद कराया था कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है। और अधातुओं के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? वो आपका अम्लीय होता है।
तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग ये पहचान लीजिए कि इन 4 आपके परमाणु क्रमांकों में इसमें से धातु कौन है, जो धातु होगा उसी का ऑक्साइड क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 लिखा गया, तो 20 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो कैल्शियम का 20 होता है। और 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। 6 होता है कार्बन का और 17 होता है क्लोरीन का। तो नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन जो हो गई ये आपकी अधातुएं हो गई, और अधातुओं के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर एक आपको धातु मिल रही है जो कि कैल्शियम है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये हमने पिछले वाले वीडियो में आपको याद कराया था। इसमें एक अलग प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये आपका दर्पण हो गया, ये ठीक है, ये दर्पण हमने बना लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया आपका। आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह तो यही वाली सतह है, ये जो हमने बनाई है, इसके व्यास मतलब कि ये व्यास इसका, तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नाम होता है एपर्चर। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। याद रखिएगा, जो इस परावर्तक सतह का व्यास है, ये जो लाइन हमने खींची है, इसको कहते हैं एपर्चर। यहाँ पर छेद लिखा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। फोकस होता है यहाँ पर, और इसका डबल जो होता है वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस दर्पण का हमने ये भाग लिया है उसका जो केंद्र बिंदु होता है, पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जिस दर्पण का हमने लिया है आधा भाग, उसका केंद्र बिंदु होता है वक्रता केंद्र। आज आपसे एपर्चर पूछा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखाई पड़ता है। देखिए न्यूलैंड के हमने आपको तालिका बताई थी कि न्यूलैंड ने जो अपना नियम दिया था वो संगीत के स्वर के रूप में दिया था। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये न्यूलैंड की हमारी सीरीज है, जिसमें कुछ मेन तत्वों को लेकर के सीरीज आपकी बनाई गई है, जो कि संगीत के स्वर हैं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी। तो जैसे 7वें के बाद में 8वां तत्व आ जाता है, तो उसके गुण और पहले गुण जो होते हैं वो समान हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के, फ्लोरीन के और क्लोरीन के, इनके गुण आपस में समान होंगे। तो 8वें तत्व के गुण जो होते हैं वो पहले के समान होते हैं, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि 10वां जो तत्व होगा वो किसके जैसा दिखेगा। तो 7 हमारे ये हो गए, फिर 8वां ये हो गया, 9वां हो गया, 10। तो 10वां जो हमारा तत्व है उसके गुण तीसरे तत्व के समान दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके नीचे का जो 8वां तत्व होगा उसके समान गुण को दर्शाता है। तो समझ गए। तो इसमें पूछा गया था आपसे, इसे आप लोग देख लीजिए। पूछा गया कि 10वां जो तत्व है, तो 10वां तत्व जो होगा हमने आपको बताया कि तीसरे के जैसा गुण उसके समान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा लास्ट वाला। समझ गए। तो 8वां तत्व अगर आपसे पूछेगा 8वां के गुण किसके समान होंगे, तो पहले तत्व के। अगर आपसे 9वें का पूछता है तो उसके गुण समान होंगे दूसरे के जैसे। 10वें का पूछा है तो तीसरे के, 11वें के पूछेगा 14 के। इसी तरह से आपको याद रखना है कि न्यूलैंड की सीरीज जो है वो किस प्रकार से आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, ये आपको बताना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में गुणों को जो संचरण होता है वो जीन के माध्यम से ही होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जीन नामक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉनसन आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नामक शब्द का प्रतिपादन किया था। अगर जेनेटिक्स पूछता है अनुवांशिकी नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेटसन ने किया था। बेटसन ने अनुवांशिकी का शब्द दिया था और जीन नामक शब्द जॉनसन ने दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न से क्या होता है। जैसे ही हमारी स्प्रिंग हो गई इस प्रकार से टंगी हुई है, ठीक है, तो अगर आप इसे संकुचित कर दें मतलब कि दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो फिर से इसमें विस्तार होगा और अब की बार जो है वो इससे और बढ़ करके स्प्रिंग जो है वो और लंबी हो जाएगी। तो संकुचित मतलब आप कंप्रेस कर रहे हैं ना, जब आपने कंप्रेस किया तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई,
पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो स्प्रिंग जो है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो स्प्रिंग को संकुचित करने पर उसमें जो होती है वो आपकी स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में देखिए पोटेंशियल एनर्जी से कई आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि उठाया गया हथौड़ा, अगर आपने हथौड़ा उठा करके रखा है तो इसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे बांध का पानी जो होता है उसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपका एक बांध के अंदर होता है। जैसे आप उसके गेट को खोल देंगे तो पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल याद करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल आपके 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको बताना है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो सिंपल बना दिया, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो गया कि तत्व आपका जो होगा वो नोबल गैसों में आएगा। तो पहचान लीजिए कि नोबल गैस इसमें से कौन सी है। नोबल गैस एक ही रखा है, अगर 2-3 रख देता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 कोष हैं, मतलब कि आर्गन ही आपकी पहुंच गई। आर्गन, हमारा आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 8, मतलब कि पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में आपके 8 होंगे, तो 3 आपके कोष हो गए और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका नोबल गैसों में आती है। और यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का भी देख लीजिए, सल्फर क्या होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 6 बनेगा। इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है पी का परमाणु क्रमांक होता है 15, ये आपका फास्फोरस है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा? 2, 8, 5, तो इसके बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 कोष तो इनमें भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमने आपको बता दिया कि 8 है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नोबल गैसों के ऊपर जाइए। यहीं पर देखिए एल्युमिनियम लिखा गया है, तो इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है एल्युमिनियम का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3, तो आखिरी कक्षा में 3 मिलेंगे। तो सारे आपको कम से कम 1 से लेकर के 40 तक तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक भी आपके ध्यान में होने चाहिए, अगर आप सारे क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों के द्वारा वर्ष 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के रूप में दिया गया था, ये आपको बताना है। तो 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी, याद रखिएगा। पुर्तगाल के राजा की बहन जिनका नाम क्या था? कैथरीन, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ में इनकी शादी हुई थी, जिसमें चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने 1662 में मुंबई शहर को दिया था दहेज के रूप में, याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 1662 में चार्ल्स द्वितीय को मिल गया मुंबई दहेज में शादी के रूप में, जब कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी हुई। फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर जो है मुंबई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 10 पाउंड के वार्षिक किराया अपने पास रखने लगा चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। तो इसके बाद 1669 से लेकर के 1677 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, गेराल्ड ओंगियर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि मुंबई को बसाने वाला कौन अंग्रेज था। तो गेराल्ड ओंगियर ने 1669 से लेकर के 1677 तक मुंबई शहर को बनाया, क्योंकि मुंबई एक आपका टापू था। तो टापू को बनाने का काम जो किया वो गेराल्ड ओंगियर ने किया था, मुंबई को बसाने का काम किया। तो 1662 में चार्ल्स द्वितीय को मिला, उसके बाद 1668 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। इसके बाद गेराल्ड ओंगियर ने इसे लगभग 8 सालों तक इसमें जो भी कमियां थी टापू में सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई और मुंबई को एक मुंबई शहर बना दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व है जिसका परमाणु भार आपको W दिया गया है और परमाणु संख्या आपको N दी गई है।
तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही तो आपका परमाणु क्रमांक होता है, और या फिर जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो n जो होगा वही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। समझ गए। अगर आपसे यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो न्यूट्रॉनों की संख्या W-n होती, जो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है ना, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो ये आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। और आपसे पूछा गया था प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक ही होती है, तो n दिया गया था, n सही कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम लोग शॉर्ट में AICTE कहते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो ये तो पुराना पेपर हो गया, इसमें आपका पुराना डाटा है। अभी आपको 2024 का डाटा बताना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इस समय अध्यक्ष कौन है। तो नाम याद रखिएगा TG सीताराम। TG सीताराम आपको याद रहेगा। ये 2024 में AICTE के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वो पुराने डाटा के अनुसार जो थे वो अनिल सहस्त्रबुद्धे थे, ये आपको नहीं याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आत्मकथा लेखन जो है ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आपको बतानी है। ऑन माई टर्म्स फ्रॉम दी ग्रास रूट्स टू दी कॉरिडोर ऑफ पावर, ये किसकी आपकी आत्मकथा ये आपको बतानी है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी है। शरद पवार को आप जानते होंगे, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है NCP। अभी महाराष्ट्र में चुनाव भी है, तो NCP के दो गुट हो गए हैं। तो एक आपकी शरद पवार वाली NCP है SP वाली, और एक आपकी अजीत पवार की है। उसी प्रकार से शिवसेना के भी आपके दो गुट हो गए, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एक शिंदे की शिवसेना है। तो अभी इस समय महाराष्ट्र के चुनाव भी हो रहे हैं, तो आपको इन सब पर ध्यान देना है। तो अभी देखिए आपसे आत्मकथा पूछी गई थी, तो ये है शरद पवार की। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर का जो pH होता है वो हल्का से क्षारीय की ओर जाता है, न्यूट्रल से थोड़ा से क्षारीय की ओर। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, 7 से 7.8 के बीच में होता है। क्योंकि अगर हम मनुष्य के कुछ तत्वों की और भी बात करते हैं तो उनके pH भी जो होते हैं वो हल्के से आपके क्षारीय होते हैं। जैसे मूत्र की अगर हम pH की बात करेंगे तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक आपका मूत्र का pH जाता है। लार का जो pH होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक जाता है। वहीं पर रक्त का जो pH होता है इसकी वैल्यू 7.3 से लेकर के 7.5 तक होती है। तो आप देख रहे हैं ये हल्का से क्षारीय की ओर जा रहा है। जब मूत्र भी जा रहा है, लार भी जा रहा है, रक्त भी जा रहा है, तो मनुष्य के शरीर का pH स्तर भी हल्का से क्षारीय की ओर जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। याद रखिएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा जो है वो कितने pH वैल्यू अगर कम हो जाए पानी की तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, पिछले सेटों में कराया है, आप लोग बता सकते हैं कितना pH से कम वाले को हम लोग कहेंगे कि अब जो वर्षा होगी वो आपकी अम्लीय वर्षा में गिनी जाएगी। और दंत क्षय, दांतों का जो झड़ना है या फिर दांतों का खोखलापन, दांतों का गिरना जो है, कितना अगर मुंह का pH जो है इतना हो जाएगा तो दंत क्षय या फिर दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पिछले अगर आपने हमारे सेट देखे हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो अभी आप लोग के लिए आंसर होगा लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर किसमें पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कराता है, सभी को कंफ्यूज कराता है। लिगामेंट और टेंडन में याद रखिएगा ये दोनों आपके जो हैं वो रेशेदार संयोजी ऊतकों में आते हैं। अगर हम लिगामेंट की बात करेंगे तो लिगामेंट जो होता है आपका वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो काम करता है वो लिगामेंट करता है। और इसमें जो फाइबर पाए जाते हैं वो पीले फाइबर पाए जाते हैं, पीले संयोजी फाइबर पाए जाते हैं। तो पीले फाइबर पूछेगा तो आपको स्नायु या फिर लिगामेंट सही करना है। यदि आपसे पूछता है कि सफ़ेद फाइबर जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तब आपको टेंडन या फिर सिरा सही करना है। इसमें आपके सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ये क्या काम करता है? ये पेशियों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है या फिर पेशियों को हड्डियों के साथ में जोड़ने का काम जो होता है
वो आपका टेंडन का होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा लिगामेंट, और टेंडन किसको किसको जोड़ता है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट के रूप में किया जाता है। ये 16 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका प्रयोग इत्र के रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, लेकिन अब की बार ये जोड़ दिया कि इत्र के साथ साथ में स्वाद एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहले वाला। इसका फार्मूला होता है RCOOR। यहाँ पर R जो है ये समूह है, इसकी जगह में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो COO जो होता है वो एस्टर का होता है। और एस्टर किस प्रकार से बनता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आप एसिड की किसी एल्कोहल के साथ में क्रिया करा दे रहे हैं तो बन जाएगा एस्टर, और प्लस आपका वाटर बनता है। ठीक है, एसिड की एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर एस्टर और पानी बनता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इत्र बनाने के प्रयोग करते हैं और साथ में स्वाद एजेंट के रूप में भी इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में काम नहीं किया गया है। इसमें काम नहीं किया गया है, तो अश्विन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो खड़ा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर F/S होता है। तो जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें तो दौड़ रहा है तो विस्थापन तो हो ही रहा है, चल रहा है इसमें विस्थापन हो रहा है, चढ़ रहा है इसमें विस्थापन हो रहा है। और आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर आप अपने हाथ में थैला लेकर के खड़े हैं, तो थैला लेकर के खड़े हैं तो आप हिलाते नहीं हैं, तब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप दीवार में कोई धक्का दे रहे हैं तो दीवार हिल नहीं रही है, तो तब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर कुली जो है, कुली अगर प्लेटफार्म पर अपने सर पर सामान रख करके चल रहा है तब भी कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि F/S cos थीटा भी होता है, और यहाँ पर cos थीटा अगर 90 हो गया तब भी वर्क 0 हो जाता है। अगर कोई उपग्रह जो है वो एक चक्कर लगा करके फिर से उसी जगह में आ गया तो विस्थापन 0 हो जाएगा, फिर भी कार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से कई जो एग्जाम्पल हैं वो कार्य नहीं हुआ है, उससे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में कराया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर के आया है, तो फिर से आपके लिए एक बार बता रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले सेट में आएगा तो इसे रिपीट नहीं करेंगे। देखिए जी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती किस पर, जी तो हमारा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, डिपेंड करती है m मतलब कि द्रव्यमान पर और आपकी त्रिज्या पर, ये हो गया। ये फार्मूला जो है वो जी का गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है वो डिपेंड करता है। अब ये कह रहा है कि अगर हम द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को आधा कर दें, आधे के बराबर हो जाए, तो द्रव्यमान को भी आधा कर दीजिए, जी सेम रखिए, द्रव्यमान को आधा मतलब कि m/2 कर दिया, r को आधा करेंगे तो r² करना पड़ेगा, मतलब कि अगर r² आप कर रहे हैं तो r/4 हो जाएगा और ये r² आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग g' कर लेते हैं। ये 4 आपका पलट करके ऊपर चला जाएगा, और जब 4 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा, 2gmr² आ जाएगा। और gmr² को तो हम लोग g लिख ही सकते हैं, तो g' की वैल्यू कितने निकल गए, g' आ जाएगा 2g के बराबर। समझ गए? तो मतलब कि अगर आपने द्रव्यमान और त्रिज्या को आधा किया तो इस फार्मूले के अनुसार जो है, जो हमारा काल्पनिक ग्रह है उसका जो g की वैल्यू हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी, इस पर नियंत्रित करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती हैं, रक्त दबाव, रक्तचाप अपने आप चलता है, लार अपने आप बनती है, उल्टी भी, इन सब का नियंत्रण करने का काम जो होता है
वो मेडुला का होता है। मेडुला हमारे मस्तिष्क के सबसे पश्च भाग में होता है। तो वही जो है रक्त दबाव हो गया, लार हो गया, उल्टी हो गया, श्वसन की जो आपकी दर होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, श्वसन की दर हो गई, हृदय की धड़कन हो गई, इन सब पर नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क का पिछला भाग जो मेडुला होता है यही करता है। सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। समझ गए? यही मेडुला आगे जा करके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे आपका खांसना हो गया, छींकना हो गया, इन सब पर नियंत्रण जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। जो रिफ्लेक्ट आपकी जो हो गई, प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई, जैसे आप सांप को देख करके पीछे हट जाते हैं, तुरंत आपने सांप देखा पीछे हट गए, तो ये मस्तिष्क नहीं होता, ये आपकी रीढ़ की हड्डी ही उसे डिसाइड करती है कि आपको पीछे हटना है। अगर आपने देखी कोई वस्तु छू ली गर्म वाली, तो हाथ अपना आप तुरंत पीछे करते हैं ना, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। जहाँ पर दिमाग के पास तंत्रिका नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर करता है। तो जब आपसे खांसना, छींकना या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं कहेगा तब आपको स्पाइनल कॉर्ड सही करना है। जब आपसे अनैच्छिक क्रियाएं कहेगा तब आपको रक्त दबाव, लार, उल्टी, ये सब आपको सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? आपको बताना है। तो सबसे खारे पानी की झील आपको बताना है निम्नलिखित में से आपको। ये 20 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। तो इसका सही ऑप्शन होगा मृत सागर। मृत सागर में जो लवणता है, जो NaCl की मात्रा है वो कितनी है? 238% है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं है, इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है वो वान झील है। ये कहाँ पर पड़ती है? तुर्की में आपकी पड़ती है। इसमें जो लवणता है वो 330% है। इसे वान झील के नाम से भी जाना जाता है, इसे लेक वान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तुर्की में है। और ये मृत सागर आपका कहाँ पर है? जॉर्डन का पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लवणता है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है 4 ऑप्शन के अनुसार मृत सागर है, और वैसे देखा जाए तो वान झील है। अगर झीलों से क्वेश्चन आया है तो आप लोग और भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील अगर बात करें तो बैकाल झील है। अगर आपसे विश्व की सबसे गहरी झील पूछता है तो ये आपकी रूस में पड़ती है बैकाल झील, याद रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछता है तो कैस्पियन सागर होगा। बड़ी की बात करेगा तो कैस्पियन सागर, और सबसे खारा पानी की बात करेगा तब आपको यहाँ पर मृत सागर या फिर वान झील आपको सही करना है। मीठे पानी की अगर झील आपसे पूछता है तो लेक सुपीरियर आपको याद रखना, यह भी आपकी USA और कनाडा के पास में है, लेक सुपीरियर। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर भारत में बात करता है तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पर लाल सागर आया है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम कौन करता है? स्वेज नहर करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम जो है वो स्वेज नहर करती है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको इस प्रश्न के माध्यम से कराने का प्रयास किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वजन जो है वो पृथ्वी की सतह पर W है, और जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है तो उसका वजन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको उसी फार्मूले का यूज करना है जो हमने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पर G बराबर आप इस्तेमाल करिए कैपिटल G, और अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ME लिख लेते हैं, RE² लिख लेते हैं। ये फार्मूला है। कहे क्या रहा है कि जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुने, अब हम अगर G डैश की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर से उसका G डैश दूसरे वाले ग्रह का, तो यहाँ पर कैपिटल G तो सेम ही रहेगा। पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना तो 15 ME लिख लेते हैं, और त्रिज्या 4 गुना है, स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा, तो 16 RE² आ गया। और अगर हम 15/16 को बाहर निकाल लें तो GME RE² जो है इसकी वैल्यू तो G के बराबर हो गई। मतलब कि G डैश जो हमारा निकल कर आया वो 15/16 G निकल कर चला आया। समझ गए आप? तो पूछ क्या रहा है कि वस्तु का वजन पृथ्वी पर अगर W है
तो उसका वजन उस ग्रह पर कितना होगा। तो वजन क्या होता है, वजन हमारा W जो होता है, वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। समझ गए। तो अगर mg के बराबर है तो अगर g यहाँ पर 15/16 हो गया तो वेट भी तो हमारा जो है 15/16 गुना हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि g 15/16 हो गया तो वेट भी 15/16 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, ये 16/15 किया है, इसी को सही करके आप लोग 15/16 कर लीजिएगा, इतना गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें गलत है, 15/16 कर लीजिएगा उल्टा वाला, तभी उसका वजन जो है निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा कथन है, ये आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4, इसमें से गलत कौन सा है इसका आपको चुनाव करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ये बात तो सही है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है पीला पाउडर होता है, फीका भी होता है। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब यहाँ पर लिखा गया वर्षा जल का पीएच जो है वो 7 के करीब होता है, ये बात भी सही है। वर्षा का जल जो होता है वो आपका उदासीन नेचर का होता है और शुद्ध भी माना जाता है, तो 7 के करीब होता है। अम्ल जल का पीएच जो है 5.6 के करीब होता है, ये बात बिल्कुल सही है, 5.6 के करीब होता है, और इससे कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा तो गिनी ही जाती है। अभी मैंने आपसे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, ये 3 तो सही हो गए। त्रुटिपूर्ण कौन सा हो गया, सूखा अमोनिया जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देता है, ये त्रुटिपूर्ण है दूसरा वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर इसने सूखा अमोनियम लिया। जब ड्राई आप लेंगे अमोनियम, तो ड्राई अमोनियम जो होते हैं उसके आयन टूटते नहीं है। लिटमस पेपर में जब लिटमस विलियन में इसके आयन टूटेंगे नहीं तो कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर आप इसे गीला ले लेते तो यहाँ पर ये बेस ब्लू कर देती, बेस का काम करती और लिटमस पेपर को ब्लू कर देती। अगर इसकी जगह पर हम सूखे की जगह में अगर गीला या फिर आर्द्र NH3 लेते या जलीय विलयन लेते, सूखा लिख दिया है, तो उसमें कोई भी कलर परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, त्रुटिपूर्ण पूछा था तो त्रुटिपूर्ण होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। गलत पूछा गया था तो दूसरा जो होगा वो गलत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार फोकस लंबाई किस तरह से व्यक्त की जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए अवतल दर्पण की अगर आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है ना, तो वक्रता त्रिज्या हमने आपको बताया था, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, C बराबर होता है 2f के होता है। मतलब कि फोकस दूरी का अगर आप डबल कर देंगे तो आपको वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर आपको दी गई है, इसका आधा कर देंगे तो फोकस लंबाई मिल जाएगी, मतलब 15। लेकिन 15 कैसी मिलेगी, अवतल दर्पण दिया गया और कार्टेशियन के अनुसार आपसे साइन के अनुसार ही पूछ रहे हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहीं पर अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछता तब वो पॉजिटिव में होती, इसलिए आपसे कंफ्यूज कराया है, और सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। उत्तल और अवतल आपको ध्यान देना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत होता है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा सी जल्दी करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है किसी विद्युत चालक में एक क्रॉस सेक्शन में 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो करंट का मान कितना होगा। तो करंट का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था फार्मूला Q बराबर IT का, ये फार्मूला बता चुके हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले तो मैंने छोड़ाने वाला था, लेकिन कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कहा कि रिपीटेड क्वेश्चन भी कराइए, तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। आवेश आपको दिया गया 2 कूलाम का, 2 रख लीजिए Q की जगह पर। I आपको निकालना है, समय आपको दिया गया है 1 सेकेंड का, तो I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 एम्पियर की आ जाएगी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका Q बराबर IT से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विद्युत प्रवाह की SI इकाई आपको बतानी है, तो करंट की SI इकाई तो कई बार करा चुके हैं, इसलिए इसे जल्दी से आप लोग एम्पियर सही करके आगे बढ़िए कि कुछ क्वेश्चन आपके सरल भी इसी प्रकार से सेटों में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है, ये आपको बताना है।
देखिए फूल के 4 भाग आपके होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। तो पुमंग के अंदर आपका पुंकेसर आता है और जायंग में आपका अंडा पाता है, जिसे हम लोग कार्पल से कहते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कैलिक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी में से कहते हैं बाह्य दलपुंज, और कार्पस आपका अंडप हो गया। तो दोनों नहीं आपका प्रजनन के भाग होते हैं। कैलिक्स और कोरोला लिखा गया है, तो कोरोला मतलब कि दलपुंज हो गया, तो ये अभी आपका प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। कोरोला और पुंकेसर ये भी नहीं लेते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर लिख दें, या फिर पुंकेसर और अंडप लिख दें। तो उसी ऑप्शन को आपको सही करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, ये आपको बताना है।